जैसे भी हमने एग्जांपल कंसीडर किया एफआईआर फिल्टर के लिए, ऐसे ही अगर आप एग्जांपल देखना चाहें, एन एग्जांपल ऑफ आईआईआर फिल्टर, एफआईआर का देख लिया हमने, आईआईआर फिल्टर के लिए अगर आप एग्जांपल देखें तो आपने देखा था डिस्क्रीट जो हमारी डिफरेंस इक्वेशन है वो आईआईआर फिल्टर के केस में हमने क्या लिखी वैल्यू y ऑफ n इक्वल्स टू माइनस समेशन k इक्वल्स टू 1 टू m, या n लिखा हमने प्रीवियस के लिए a k इनटू y ऑफ n माइनस k एंड प्लस समेशन k इक्वल्स टू 0 टू m या n माइनस 1 y ऑफ b k टाइम्स x ऑफ n माइनस k। देखिए जो वैल्यूज हैं आप m लिखें m माइनस 1 लिखें, m माइनस 1 भी अपने आप में एक इंटीजर वैल्यू फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उसी को आप एक दूसरा इंटीजर भी लिख सकते हो। तो m और m माइनस 1 से आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो वैल्यूज होनी चाहिए फाइनाइट बस वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अब इसमें अगर हमने मान लिया कि ठीक है आप इसको अगर कंसीडर करना चाहते हैं माइनस 1 लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब डिफरेंस इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं तो उसके केस में हम m ही लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसके समझ लेना कि दोनों चीजें तो एक कोई फिक्स इंटीजर वैल्यू है m से रिप्रेजेंट करें या m माइनस 1 हमारा कोई अलग इंटीजर हो सकता है, तो ये वैल्यूज हमारी सेम। तो अब जैसे अगर हमने इस कंडीशन के लिए अगर हमने इसमें केस ले लिया कि ये जो वैल्यूज है हमारी a के में k की वैल्यू 1 से लेकर n तक हमारी वैल्यूज होगी, उसमें हमने मान लिया कि इस a के में से सिर्फ एक ही नॉन जीरो वैल्यूज है, वो वैल्यू कौन सी है, if a1 is equals to -1, k की वैल्यू 1 पर हमारी वैल्यूज 1 है एंड ak is equals to 0, अदरवाइज अगर हमने इस a के में सिर्फ k इक्वल्स टू 1 पर एक वैल्यू कंसीडर की और अगर इसमें भी हम सिर्फ b0 इसकी अगर हम वैल्यू कंसीडर कर लें, लेट इट इज b0 is 1 एंड bk is 0, अदरवाइज हमने दो ही कोएफिशिएंट्स लिए हैं। कौन-कौन से कोएफिशिएंट्स लिए हमने, एक ये जो हमारे पास आउटपुट का टर्म था इसमें हमने y ऑफ n माइनस 1 का कोएफिशिएंट बस लिया a1 की वैल्यू हमने कितनी ली -1, और यहां जो x ऑफ n का कोएफिशिएंट आता k इक्वल्स टू 0 पर x ऑफ n का कोएफिशिएंट वो b ऑफ 0 की वैल्यू हमने ले ली 1, बाकी सभी कोएफिशिएंट्स अगर हमारे 0 है तो उस केस में y ऑफ n सिंगल की वैल्यू क्या होगी माइनस, और इस समेशन का तो आपको सेंस नहीं है, आपका सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए हमारा ये, तो ये माइनस और ak की वैल्यू भी -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस 1 y ऑफ n माइनस 1 y ऑफ n माइनस 1 एंड प्लस bk की भी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, उसकी वैल्यू 1 इनटू x ऑफ n, ऐसा लिख सकते थे आप इसको। अगर y के टर्म्स को आप एक तरफ ले लें तो y ऑफ n माइनस ऑफ y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू x ऑफ n, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें अगर तो yz कॉमन आ जाएगा यहाँ ट्रांसफॉर्म में से 1 माइनस z इनवर्स इज इक्वल्स टू x ऑफ z। तो देयरफॉर अगर आप h ऑफ z की वैल्यू देखें सिस्टम फंक्शन की वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स, ये हमारे h ऑफ z की वैल्यू। अब आप जानते हैं इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन 1 माइनस az इनवर्स का क्या होता है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म a टू द पावर n un। अगर यहाँ a की वैल्यू 1 है मतलब ये सिंपली इसका इनवर्स क्या होगा un होगा, तो h ऑफ z ऐसा मिला आपको, इसका इनवर्स अगर आपने लिया hn तो वो h ऑफ n की वैल्यू क्या मिली आपको un। अब ये un सीक्वेंस इसका क्या मतलब है, वैल्यू इसमें h ऑफ n में सारी वैल्यूज 1 होंगी, लेकिन कहां से कहां तक होंगी अब ये वैल्यूज n इक्वल्स टू 0 से लेकर ये वैल्यूज कहां तक होंगी इंफिनिटी तक। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमने डिफरेंस इक्वेशन लिखी, अगर हम इसमें ऐसी कोई कंडीशन ले ले तो अब इसका जो हमें इंपल्स रिस्पांस मिल रहा है ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो इंपल्स रिस्पांस कितने ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। तो इसलिए हमारा ये जो सिस्टम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, इसकी इंपल्स रिस्पांस की लेंथ कितनी होगी इनफाइनाइट, तो इसलिए हमने एक ही एग्जांपल कंसीडर किया। अब जैसे अगर आप एनालॉग फिल्टर से, तो देखिए एनालॉग फिल्टर्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी सारे टूल्स हैं, सारे एनालॉग फिल्टर्स हमें डिजाइन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मतलब जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो सारी अगर हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है जो हम बहुत पहले से प्रोसेस करते आ रहे हैं 1960 उससे भी पहले से, वो सभी जो हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं अगर उनसे ही हम ये डिजिटल रिसोर्सेज डिजाइन कर सके तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए अगर हम देखें डिजाइन ऑफ आईआईआर फिल्टर्स बाय एनालॉग फिल्टर्स, अगर हम एनालॉग फिल्टर्स के ही ट्रांसफर फंक्शंस को रिलेट करके अगर हम क्या चाहते हैं अपने डिजिटल फिल्टर को डिजाइन करना चाहते हैं, देखिए अब ये जो क्वेश्चंस है आपके कुछ जो तरीके क्वेश्चंस हो गए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल वालों के सिलेबस में ये चीजें यहाँ की चीजें नहीं हो, क्योंकि ये z ट्रांसफॉर्म से थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पर आपके क्वेश्चंस नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक रिलेशन है आपका एनालॉग और डिजिटल के बीच का, तो इस रिलेशन पर गेट आपके कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी कवर करना चाहिए। तो जैसे अगर हम देखें डिजाइन ऑफ आईआर फिल्टर बाय एनालॉग फिल्टर्स, तो आप जानते हैं कि अगर हमारा कोई एनालॉग फिल्टर है, सपोज हमने इस एनालॉग फिल्टर के लिए मान लिया कि जो इंपल्स रिस्पांस है इसका वो क्या है ha ऑफ t है, और अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमने मान लिया कि इसका ट्रांसफॉर्म क्या है ha ऑफ s है। तो आप इस ha ऑफ s के लिए जानते हैं वैल्यू क्या होती है, ha ऑफ s इक्वल्स टू आप जो भी इंपल्स रिस्पांस है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेंगे तो कैसे लेंगे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन अगर हमारा ये कॉजल है तो कॉजल के केस में सिर्फ एलिमेंट्स जो रहेंगी वो कहां से कहां तक रहेंगी 0 टू इंफिनिटी, वैसे एक्चुअली ये कहां से कहां थी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जिसका आपको लैप्लास लेना है दैट इज ha ऑफ t इनटू e टू द पावर माइनस st dt। ये तो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है ha ऑफ s, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हमारा ये जो LTI सिस्टम है तो ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अगर हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर रही है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल जो फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का वही फॉर्म अगर हम लिखें, जैसे अगर हमने लिखा an a कैपिटल n ले लेते हैं an इनटू dn कैपिटल n ले लेते हैं, ये भी dn y अपॉन dt n, ये y सिर्फ लिख रहे हैं तो ये y ऑफ t अंडरस्टूड रखना है, ठीक हम लिख लेते हैं an इनटू dnyt अपॉन dtn प्लस नेक्स्ट टर्म जो होगा वो an माइनस 1 dn माइनस 1 y ऑफ t अपॉन dt n माइनस 1। ऐसा कंट्रोल सिस्टम में भी आपने इस टाइप के इक्वेशन देखे होंगे जब आप ट्रांसफर फंक्शन को यहां पर आप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जब पढ़ते हैं, तो an माइनस 1 प्लस अप टू ये हमारा टर्म a1 इनटू, देखिए हमारा क्या हो रहा है, ये कोएफिशिएंट्स हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट हमने an से लिखा है n माइनस 1 ऑर्डर का n माइनस 1 से अप टू ये डिक्रीज होते हुए a1 इनटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t और फिर लास्ट में a0 इनटू y ऑफ t, डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया 0, इसकी वैल्यू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं हम। अब हमारे दूसरे टाइप हम इनपुट टर्म्स लिखेंगे तो वहां पर आपको वैल्यू दिखेंगी ऐसी bm इनटू dm x ऑफ t अपॉन dt dtm प्लस bm माइनस 1 dm माइनस 1 x ऑफ t अपॉन dt m माइनस 1 अप टू b1 इनटू dx ऑफ t अपॉन dt एंड प्लस b0 इनटू x ऑफ t, ऐसा लिख सकते हैं आप। ये हमारा मान लिया कि हमने ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब अगर आप इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो हम जानते हैं अगर y t का लैप्लास y ऑफ s है तो हम जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लेंगे हमें उतना s का पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसमें लैप्लास अप्लाई कर देते तो आपके पास किस टाइप के टर्म्स आते an इनटू s टू द पावर n इनटू y ऑफ s an माइनस 1 इनटू s टू द पावर n माइनस 1 इनटू y ऑफ s, तो सारे टर्म्स में y ऑफ s होगा। उस y ऑफ s को अगर आप कॉमन कर लें तो y ऑफ s अगर आपने कॉमन किया तो इस इक्वेशन से आपको an इनटू s टू द पावर n प्लस an माइनस 1 s टू द पावर n माइनस 1 अप टू ये आपको a1 इनटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब s प्लस a0 ऐसी वैल्यू दिखेगी। और इस इक्वेशन के लिए अगर आप लैप्लास लेंगे दूसरी तरफ इक्वेशन में तो यहां से सब में से x ऑफ s का टर्म कॉमन आएगा, और x ऑफ s अगर कॉमन आ गया तो उसके बाद ये फैक्टर्स जो होंगे ये वैल्यूज होंगी bm sm प्लस bm माइनस 1 sm माइनस 1 अप टू b1s प्लस b0, ठीक है। अब अगर आपको ये ट्रांसफर फंक्शन चाहिए एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन ha ऑफ s अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो उस ha ऑफ s की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर ha ऑफ s से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, इसकी वैल्यू क्या दिख रही है हमें, इस चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो हमारा ys अपॉन x आता है तो ये पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय ये पॉलिनोमियल। तो अगर आप देखें तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन k इक्वल्स टू 0 टू m bk इनटू s टू द पावर k
अपॉन समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू n a k into s to the power k। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। इस समेशन को देखिए हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 टू, क्योंकि हमारे पास टोटल n वैल्यूज हैं, हाईएस्ट ऑर्डर है हमारा वो n है, मतलब हमारे पास अगर आप देखें तो n पोल्स और m जीरोस देने वाली हमारे पास ये डिफरेंस इक्वेशन से ये ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। ये समेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ये अपर समेशन 0 से लेकर n तक पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज मिल जाएंगी स्टेप्स। अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपको सिर्फ b0 मिलेगा, s to the power 0 1 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 2 इस तरह से, और ये डिनोमिनेटर के लिए आपका ये फैक्टर। तो इसको अगर हम एक इक्वेशन मान लें तो मतलब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाली, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है। कैसे? अगर आप इन दोनों का आप क्या ले लें, रेशियो ले लें, तो मतलब s to the power k के टर्म्स वहां पर आपको अगर पता हो, s to the power k का अगर कोई टर्म है तो उसको हम डिजिटल डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करें, इन टर्म्स ऑफ z कैसे रिप्रेजेंट करें, अगर हम ये फाइंड कर ले तो इसी एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन के फिल्टर से, इसी एनालॉग फिल्टर से हम डिस्क्रीट के केस का फिल्टर के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें यहां जो फर्स्ट हम ले रहे हैं इसमें अलग-अलग टेक्निक्स है। तो अगर हम फर्स्ट देखें कि डिजाइनिंग IIR बाय सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप ये भी नाम देते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए यहां पर आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा कि जब आपको एनालॉग से डिजिटल में जाना है जैसे, तो आपको क्या करना है, जो भी कंटीन्यूअस डोमेन में वेरिएबल है t, उस t को हमें रिप्लेस करना है सैंपलिंग के बाद। हम t को किससे रिप्लेस करते हैं, nt से रिप्लेस करते हैं। तो इसलिए अगर हमें वैल्यू देखनी हो dy of t अपॉन dt कहां पर at t इक्वल्स टू nt, तो हम इस डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट करते हैं। आप जानते हैं इस डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, दो कंसेक्यूटिव सैंपल्स के बीच का डिफरेंस जो वैल्यू है और डिवाइडेड बाय वो जो टाइम इंटरवल था। तो आप इस dy अपॉन dt at t इक्वल्स टू nt को आप रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए y of nt माइनस y of nt माइनस t डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t। ये जो t आप ts में लिख सकते हैं, सैंपलिंग इंटरवल को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस टाइप से अप्रोक्सीमेशन मैथ्स में भी आपने लिया होगा। तो अब अगर हम यहां देखें तो हम जानते हैं y of nt लिखने का सेंस नहीं होता, क्योंकि जो हमारी एक्सिस है अगर वो डिस्क्रीट हो गई है तो हम उसकी जगह पर सिर्फ n यूज कर सकते हैं, वो दोनों चीजों का सिग्निफिकेंस सेम है। तो आप इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकते थे y of n माइनस ऑफ y of n माइनस 1 अपॉन t, ठीक है। ये हमारे dy of t अपॉन dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें, सपोज हमने इसको एक इक्वेशन नाम दे दिया, लेट इट इज इक्वेशन 1। एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो कंटीन्यूअस डोमेन का हमारा एक dy by dt है। तो मान लीजिए कंटीन्यूअस डोमेन में हमारे पास कोई एक ये सिस्टम है, ये कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में एक हमारा सिस्टम है जिसके लिए हम ये इनपुट को अगर सपोज हमें सिर्फ डेरिवेटिव का इफेक्ट देखना है, तो मान लीजिए आप इनपुट x of t अप्लाई कर रहे हैं और अगर यहां आपको आउटपुट dx of t अपॉन dt मिल रहा है, तो इसके लिए सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा आप जानते हैं कि अगर हम इस h of s की वैल्यू देखें तो xt का लैप्लास x of s dy dxt by dt का लैप्लास s into x of s, मतलब जो इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा h of s, जिसको आप h of s नाम दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, h of s इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट जब आप करेंगे तो सिर्फ क्या वैल्यू मिलेगी आपको, s वैल्यू मिलेगी। मतलब ये जो सिस्टम है हमारा, अगर कोई हमारा कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम है तो उसके केस में dy by dt अगर हमारा आउटपुट है तो वो हमारे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, s होगा। और अगर यहां पर हम देखें ये हमारा सपोज कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, जिस डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए अगर हम यहां पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं x of n और अगर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है x of n माइनस x of n माइनस 1, ठीक है। ये x of y of n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसके साथ और क्या है t। तो अगर आप फिर से दोनों तरफ लैप्लास ले लें तो xn का लैप्लास x of z इज इक्वल्स टू xn माइनस xn माइनस 1, xn का लैप्लास x of z, x of n माइनस 1 का लैप्लास z इनवर्स टाइम्स x of z, दोनों में से x of z कॉमन अगर आप ले लें तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस z इनवर्स टाइम्स अपॉन t। तो अब आप अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन देखना चाहते हैं h of z, तो h of z की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर आप x of z और x of z कैंसिल, आपको क्या वैल्यूज मिली, 1 माइनस z इनवर्स अपॉन t। तो अब अगर देखें हम जो टाइम डोमेन में कंटीन्यूअस सिस्टम था उसका इक्विवेलेंट फंक्शन कितना है, s ट्रांसफर फंक्शन, और उसी को अगर हमने सैंपलिंग करके अगर हमने डिस्क्रीट डोमेन में अगर हमने कन्वर्ट किया तो इसके लिए जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है वो कितना है, 1 माइनस z इनवर्स अपॉन t है। तो इसका मतलब ये दोनों हमारी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहां से अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दें तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू 1 माइनस z इनवर्स अपॉन t। ये एक हमारा रिजल्ट हो गया कि s की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 1 माइनस z इनवर्स अपॉन t। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां से अगर हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं, इस वैल्यू को आप और क्या कह सकते थे, s इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय z अपॉन t, मतलब ये क्या वैल्यू है, z माइनस 1 अपॉन z इनटू t है, ठीक है। ये वैल्यू तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां से अगर आपको z की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करनी है तो या तो आप डायरेक्ट आप यहां से देख लीजिए, यहां से अगर हम लिखते तो s इनटू t की वैल्यू क्या आती, s इनटू t की वैल्यू आती 1 माइनस z इनवर्स, या फिर आप कह सकते थे कि z इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी वैल्यू 1 माइनस st के बराबर। तो देयरफॉर z की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 अपॉन 1 माइनस st के बराबर होगी। अब आप देखिए इन चीजों को आप रिलेट भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमारा h of s क्या था, s था, इसका अगर आप देखना चाहें कि फिल्टरिंग के अकॉर्डिंग कैसी प्रॉपर्टी थी, तो आप जानते हैं कि वैसे भी डिफरेंशिएटर क्या होता है, हाई पास फिल्टर होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप h of j ओमेगा देखते हैं, h of j ओमेगा, तो वैल्यू क्या होती है, s की जगह आपने j ओमेगा पुट किया। अब अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो वैल्यू आएगी इनफिनिट मैग्नीट्यूड ट्रांसफर फंक्शन का। अगर आप ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वैल्यू आएगी 0, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, हाई पास फिल्टर की। तो यहां से आपको दिख रहा है ये जो सिस्टम है हमारा वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, कंटीन्यूअस टाइम के केस में हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा था। आपको जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम मिला उसके करेस्पॉन्डिंग अगर आप इस सिस्टम को चेक करें, इस h of z की वैल्यू अगर आप देखेंगे एट लो फ्रीक्वेंसी रीजन, आप क्या पुट करके देखेंगे, z इज इक्वल्स टू 1। अगर आपने यहां पर 1 माइनस z इनवर्स अपॉन t आपका ट्रांसफर फंक्शन है, अगर आपने z इज इक्वल्स टू लो फ्रीक्वेंसी रीजन 1 पुट कर दिया तो ये 1 माइनस 1 अपॉन t की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। लो फ्रीक्वेंसी गेन की वैल्यू 0 है। हाई फ्रीक्वेंसी गेन देखिए h of z की वैल्यू अगर आप पुट कर दें एट z इक्वल्स टू -1, हाई फ्रीक्वेंसी हम कहां देखते हैं, z इक्वल्स टू -1 पर। तो अगर आप -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 और -1 माइनस प्लस 1 आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 अपॉन t वैल्यू मिलेगी। अगर हम t की वैल्यू सैंपलिंग इंटरवल अगर हम 1 से छोटा रखें तो उस केस में हमें जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, वैल्यू बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो हम देख रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी गेन 0, हाई फ्रीक्वेंसी गेन हाई है, इसलिए हमारा ये फिल्टर भी किसी तरह बिहेव करेगा, हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमारा ये देखना भी पर्पस नहीं है। अभी हमने ये देखा कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो हमारा ये जो फैक्टर होगा dy by dt, उस dy by dt के फैक्टर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस z इनवर्स अपॉन, मतलब उसे हमने देखा फाइंड करके कि s की वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस z इनवर्स अपॉन t से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, s इक्वल्स टू 1 माइनस z इनवर्स अपॉन t, या फिर आप कहें s टू द पावर k की वैल्यू तो 1 माइनस z इनवर्स अपॉन t टू द पावर k। ये रिप्लेसमेंट्स अगर हम कर दें, जो भी हमारे पास एनालॉग फिल्टर के लिए ट्रांसफर फंक्शन है, ये देखिए आपके पास एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें a b तो कांस्टेंट्स होंगे, a k b k, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इस s के टर्म को z के टर्म्स में लिखना था, तो आपने ये पावर्स की वैल्यू देखी। यहां से आप देख रहे हैं कि इसमें पावर्स कैसे आते हैं, s टू द पावर 0 से लेकर s टू द पावर n तक का टर्म आता है। तो उन सबकी वैल्यूज आप s टू द पावर k की वैल्यू आप इसे लिख सकते हैं s इक्वल्स टू 1 माइनस z इनवर्स अपॉन t से, और अगर आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो वही एनालॉग फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन था वो आपको क्या देगा, डिजिटल फिल्टर का करेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन दे देगा। तो इसमें अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, ये जो हमने फर्स्ट मेथड लिया ये हमारा क्या है, ये एक जनरल सॉल्यूशन दे सकता है आपको, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड एनालॉग सिस्टम के केस में। अब हम जो नेक्स्ट मेथड ले रहे हैं इसमें क्वेश्चन आपके आने के चांसेस इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा है, इस पर आ सकता है क्वेश्चन आया भी एक आध बार। तो जैसे अगर हम बात करें इंपल्स इनवेरिएंस मेथड ऑफ डिजाइनिंग IIR फिल्टर्स फॉर IIR,
तो देखिए ये जो हमारा इंपल्स इनवेरिएंस मेथड है, इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन होगा एनालॉग फिल्टर के लिए, आप उस एनालॉग फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लेकर, या फिर आप ऐसे कहें कि आपके पास एक इंपल्स रिस्पांस है h ऑफ t, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्म भी देख सकते हैं। h ऑफ t का आपने लैप्लास लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, h ऑफ s मिल जाएगा। अब अगर हम उस जो हमारे पास h ऑफ t है, अगर हम उस h ऑफ t की सैंपलिंग कर दें, मतलब अगर हम t nt पुट कर दें, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, करेस्पॉन्डिंग डिजिटल फिल्टर के लिए हमें इंपल्स रिस्पांस मिलेगा। तो उन रिलेशंस को हम देखना है हमें किसमें, इंपल्स इनवेरिएंस मेथड में। तो इसमें अगर हमने मान लिया कि let the impulse response of an analog filter is HA of t। एनालॉग शो करने के लिए हमने HA of t नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर आपको एनालॉग फिल्टर का इंपल्स रिस्पांस पता है तो हमने क्या बात की कि हम इसके करेस्पॉन्डिंग डिजिटल फिल्टर के लिए भी इंपल्स रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप यूनिट सैंपल रिस्पांस कहते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम क्या कर लें, इसकी सैंपलिंग कर लें। तो इसके करेस्पॉन्डिंग यूनिट सैंपल रिस्पांस H of n can be obtained by uniform sampling of h of t। HA of t की अगर हम यूनिफॉर्म सैंपलिंग कर दें तो हमें h of n मिल जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि h of n हमें कैसे मिल जाएगा, अगर हम HA of t की वैल्यू इवैल्यूएट कर लें कहां पर, at t = nt। आप अगर t की जगह पर nts पुट करते थे जैसे, बिल्कुल वैसे ही HA of t में अगर आप t = nt पुट कर देंगे तो आपको उसके करेस्पॉन्डिंग जो डिजिटल हमारा फिल्टर होगा, उस डिजिटल फिल्टर के लिए क्या मिल जाएगा, इंपल्स रिस्पांस मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि इंपल्स रिस्पांस का HA of t जो हमारा इंपल्स रिस्पांस है, अगर इसका ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म यानी जो हमें ट्रांसफर फंक्शन देगा, वो ट्रांसफर फंक्शन ऐसा है जिसमें डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा कि लेट HA of t के लिए हमने मान लिया कि जो फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या हमारा HA of s है, और अगर हमने मान लिया कि HA of s हैज ऑल डिस्टिंक्ट पोल्स। डिस्टिंक्ट पोल्स मतलब सारे पोल्स की वैल्यूज क्या है, अगर अलग अलग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन HA of s ये इस फॉर्म का हो सकता था कि k अपॉन सम कांस्टेंट, या आप इसको 1 ही ले लें, अगर 1 अपॉन सपोज हमारे पास s + p1 s + p2 s + p3, अगर हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, सारे डिस्टिंक्ट पोल्स हैं, तो ऐसे सपोज हमारे पास कितने पोल्स हैं, अगर n पोल्स हैं, अगर आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे पोल्स होते तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म का होता। और अगर हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म का होता तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अगर हम इसको ब्रेक कर लेते तो इसको हम लिख सकते थे एक कांस्टेंट सपोज c1 अपॉन s + p1 प्लस दूसरा कांस्टेंट c2 अपॉन s + p2 अप टू ये हम जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं इनको अगर सबको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लिया तो इस एक्सप्रेशन से हम इस पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन में आ सकते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि HA of s हैज डिस्टिंक्ट पोल्स, देन उस केस में हम इस HA of s की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन k = 1 to 0 to n, या ठीक है, आप अगर 1 से ले रहे हैं वैल्यू तो आप 1 से लिख लेते हैं, ठीक है। HA of s = 1 to n, देखिए हम इसको अगर ऐसे लिख लें ck अपॉन s माइनस pk, ऐसा लिख सकते हैं आप। अगर जैसे हमने ये साइन प्लस लिया है, अगर हम इन सारे साइंस को ये मान लें कि हमारी वैल्यूज कितनी है, माइनस pk, अगर हम सारी वैल्यूज को ऐसा मान लेते हैं कि हमारे जो पोल्स हैं वो सारे पोल्स क्या हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ता, इसका लैप्लास इनवर्स जब आप लेते हैं तो जानते हैं 1 अपॉन s + a का लैप्लास इनवर्स e to the power -80ut और 1 अपॉन s - a के लिए to the power +80ut होता है, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया कि इस टाइप से हमारे सिग्नल सिस्टम में डिस्टिंक्ट पोल्स थे, उसका इनवर्स लैप्लास निकालने के लिए अगर हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लें तो हमें इस टाइप की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। ये अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई तो इसके लिए आप इसके करेस्पॉन्डिंग इनवर्स लैप्लास भी लिख सकते हैं। हमारे पास HA of s इस फॉर्म में अगर आ गया है तो आप इस पर इनवर्स लैप्लास अप्लाई करके आप इसके लिए लिख सकते हैं अब इंपल्स रिस्पांस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एज। अब अभी हमने देख लिया कि इसकी जो वैल्यू है ये एक्चुअली क्या सिग्निफाई कर रही है, वैल्यूज c1 अपॉन s माइनस p1 प्लस c2 अपॉन s माइनस p2 अप टू ये वैल्यूज कहां तक है cn अपॉन s माइनस pn, ठीक है ये वैल्यू। तो अगर हम इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे तो इस फैक्टर का इनवर्स लैप्लास क्या मिलेगा हमें, c1 इनटू e टू द पावर प्लस p1t, फिर यहां पर क्या वैल्यू मिलती है c2 इनटू e टू द पावर प्लस p2t p3t अप टू pnt, आपको ऐसे वैल्यू मिलती। तो आप इसको लिख सकते हैं इसका इनवर्स देयरफॉर HA of t की वैल्यू समेशन k = 1 to n जितने भी आपके पोल्स हैं इनटू ck अपॉन 1 माइनस, ये देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इसका इनवर्स लैप्लास अगर सबके केस में लिखेंगे तो c1 e टू द पावर p1t, तो आप उसमें से सबको अगर समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं ck इनटू e टू द पावर pk इनटू t, ऐसा लिख सकते हैं आप। इस टर्म का आता p1t, इसका आता p2t, इसका आता p3t, कोएफिशिएंट c1 c2 c3, तो हमने उनको समेशन के फॉर्म में लिख लिया 1 to n ck इनटू e टू द पावर pkt, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब अभी हमने लिखा कि अगर हमारे पास इंपल्स रिस्पांस है एनालॉग के केस में तो उससे हम डिजिटल के केस का इंपल्स रिस्पांस कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसमें t को किससे रिप्लेस कर दें, nt से रिप्लेस कर दें। तो देयरफॉर h of n यहां से हम लिख सकते हैं h of n = HA of t at t = nt। तो अगर आप nt पुट कर दें तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, समेशन k = 1 to n ck इनटू e टू द पावर pk इनटू t की जगह हमने क्या लिखा, pk इनटू t की जगह हमने क्या लिखा n इनटू t लिख दिया, ठीक है। हमारे पास ये h of n आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये मान लिया कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें सारे पोल्स डिस्टिंक्ट हैं, तो उसके लिए हम ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं HA of s का। फिर हमने इसका इनवर्स ले लिया तो हम इंपल्स रिस्पांस फाइंड कर लिया हमने, फिर इस इंपल्स रिस्पांस की सैंपलिंग कर ली और हमने इसके करेस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए इंपल्स रिस्पांस फाइंड कर लिया। अब अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट ये हमारे पास इंपल्स रिस्पांस आ गया डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का, तो अगर इस h of n पर हम अगर z ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो हमें उस z ट्रांसफॉर्म से क्या मिल जाएगा, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम उसके लिए हम h of z निकालना अगर चाहते हैं तो देयरफॉर टेकिंग z ट्रांसफॉर्म, अगर आपने z ट्रांसफॉर्म ले लिया यहाँ पर तो z ट्रांसफॉर्म लेने के बाद आपको क्या चीज मिलेगी, h of n का z ट्रांसफॉर्म वैल्यू क्या है, h of z इज इक्वल टू, आप ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं, अगर आपको h of n का ट्रांसफॉर्म चाहिए तो h of n का ट्रांसफॉर्म क्या होता है, h of z इज इक्वल टू समेशन फॉर n इज इक्वल टू -∞ टू +∞। लेकिन अगर हमने ये मान रखा है कि अगर हमने कह दिया कि ये जो चीज है हमारी इट इज फॉर t ग्रेटर देन 0, अगर हमने इसका जो इनवर्स लैप्लास लिया है वो अगर हम कॉजल लैप्लास इनवर्स अगर हमने लिया तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर मान लें तो n की वैल्यू हमारी 0 to ∞, उस बीच में जो भी हमारा फंक्शन होगा hn उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा बाय डेफिनेशन हमने लिखा कि h of z हमें कैसे मिलता है, ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन का लेना है उसके साथ आपको z टू द पावर -n करना है। फिर हमने hn हमारा 0 to 0 के बाद ही हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए हमने एलिमेंट को चेंज करके क्या लिख लिया है, 0 लिख लिया है। तो अब इस ट्रांसफॉर्म में अगर वैल्यूज पुट कर दें तो h of z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to ∞, h of n की जगह पर हमारे पास वैल्यू है ये समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, वैल्यू देखिए ck इनटू e टू द पावर pk इनटू nt, और साथ में क्या लिखना हमें z टू द पावर -n लिखना है, ठीक है। ये
समेशन दोनों में से किसी भी समेशन को आप पहले इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर हम इन समेशन का ऑर्डर चेंज कर दें और इसको अगर हमने पहले लिख लिया समेशन k = 1 to n और इस समेशन को हम बाद में लिखना चाहते हैं। अब हमारा ये जो n के रिस्पेक्ट में ये समेशन है तो उसके लिए ck का टर्म हमारा कांस्टेंट है, उस ck को हम समेशन के बाहर रख सकते हैं। तो ck को बाहर करके हमने लिख लिया समेशन n = 0 to infinity, ये हमारा टर्म देखिए e to the power pknt into e to the power minus zn। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e to the power pkt into z to the power -1 इस पूरे का पावर n, ऐसा लिख सकते हैं आप। n pkt के साथ आ जाएगा तो pk into nt आ जाएगा और यहाँ पर z to the power क्या आ जाएगी, वैल्यू माइनस आ जाएगी। हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें ये फॉर्मूला में दिख रहा है समेशन के 0 to infinity a to the power n और इसका आपको रिजल्ट पता है 1/1 minus a की जगह पर क्या चीज है e to the power pkt into z inverse। तो इसलिए अब आप लिख सकते हैं h of z की वैल्यू h of z = समेशन k = 1 to n into ck, यहाँ तक तो हमने एज इट इज कॉपी कर दिया और इसकी वैल्यू हमने देखा क्या वैल्यू होगी 1/1 minus a। तो उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं ck के साथ ही ck into 1/1 minus a की जगह 1/1 minus a की जगह हमने लिखा e to the power pk into t into z inverse। ये हमारे पास h of z आ गया। ये हमारे पास क्या था, h of s था। अब अगर आप यहां से आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करें h of z h of s दोनों के केस में अगर आप देखें समेशन 1 to n यहां पर ck यहां पर ck, मतलब जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है बस वो चेंज हुआ है, s minus pk यहां था और यहां पर वैल्यू कितनी हो गई 1 minus e to the power pkt into z inverse। तो यहां से दो चीजें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज, ठीक है, मैपिंग की बात हम अगले इसमें कर लेंगे, यहां पर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि ये जो फैक्टर होगा कभी भी 1/s minus pk, तो 1/s minus क्या लिख लेना, इसको एक इक्वेशन मान लेना, सपोज इक्वेशन 3 1 शायद हम ले चुके हैं कहीं और इसको इक्वेशन मान लेना इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं 1/s minus pk का अगर कोई फैक्टर होगा तो वो फैक्टर हमारा हम z डोमेन में उसकी जगह पर क्या फैक्टर लिखेंगे 1/1 minus e to the power pk into t into z inverse। ठीक है, ऐसे ही यहां अगर साइन माइनस की जगह प्लस होता तो 1/s plus pk, इसके लिए जो होता हमारा वो क्या थी वैल्यू 1/1 minus e to the power minus of pkt into z inverse। तो आपको कुछ फैक्टर्स याद रखने। तो अभी जो हमने ये फैक्टर्स लिखे हैं ये हमने क्या कंसीडर किया, अगर हमने ये कंसीडर कर लिया था कि जो सिस्टम के पोल्स हैं वो सभी पोल्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अगर अब हम डिस्टिंक्ट पोल्स के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह आप लिखते हैं कि अगर पोल्स रिपीटेड हो, अगर हमारे ये s plus pk इस पर एक ही पोल है, अगर हम इसका पावर m कर दें तो इसके लिए आप फिर से देख सकते हैं कि अगर हमने 1/s plus pk to the power m अगर ले लिया तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा इसके अप्रॉक्स मतलब इसके करस्पॉन्डिंग तो वो वैल्यू हम लिखते हैं, ये वैल्यू हमारी है -1 to the power m-1 upon factorial m-1 into dm-1 upon dpk m-1 into 1 upon यही वैल्यू 1 minus e to the power minus pkt into z inverse। ठीक है, तो ये हमारे पास जब रिपीटेड फैक्टर्स होंगे तो उसके केस में हम जो वैल्यूज लेंगे वो इस फॉर्म में वैल्यू लेंगे -1 to the power -1 upon factorial m-1 dm-1 upon dpk m-1 and 1 upon e to the power minus pkt z inverse। आपको ये टर्म याद रखना है। ये टर्म कहां से आया, जैसा आप इनवर्स लैप्लास लेते हैं तो e to the power -at जो होता है वहीं से आपका ये टर्म याद रखना है 1/1 minus अगर है तो यहां पर प्लस आएगा, यहां प्लस अगर साइन है तो माइनस आएगा e to the power -at ut जैसे आप याद रख लीजिए e to the power -pkt into z inverse। अब इसी में अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स होते हैं तो उस केस में आप अगर देखेंगे अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है s plus a upon s plus a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप अगर देखें तो इसका इनवर्स क्या होता है, लैप्लास इनवर्स। ये e to the power -at cos bt का हमारा ये लैप्लास है, आप जानते हैं। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी अगर आपको ये पता है कि ये e to the power -at cos bt का लैप्लास आपको पता है। तो देखिए इसका जो यहाँ पर हमारा अप्रोक्सीमेशन है वो भी इसका उसी फॉर्म में आता है 1 minus e to the power -at कैपिटल T लेना आपको into cos bt into z inverse upon 1 minus 2 into e to the power -at cos bt z inverse। ये देखिए z inverse बाहर है, cos bt अलग से लिखा हुआ है, और प्लस e to the power -2at into z inverse 2। ये चीज आप याद रख सकते हैं। ये सेम जो आपका डिनोमिनेटर है इसी टाइप का डिनोमिनेटर आपको क्या मिलता है जब आपने z ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट किया था साइन और cos के टर्म्स में, तो उस टाइप में आपको इसी टाइप का डिनोमिनेटर मिला था। हमने उसको z के टर्म्स में लिखा था तो ऐसी वैल्यू नहीं थी। तो ये न्यूमरेटर आपको याद रहेगा, ये e to the power -at cos bt का इनवर्स है, ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पर e to the power -at cos bt का ही टर्म आएगा। अब जैसे इसी में अगर हमारे पास होता है एक और बस आप फंक्शन लिख लेना कि अगर हमारा होता s upon सॉरी इट इज b upon s plus a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप जानते हैं इसका इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास लिखा होता है ओमेगा अपॉन s plus a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो उसका इनवर्स होता है e to the power -at sin ओमेगा t। तो बिल्कुल वैसे ही इसका जो हम एप्रोक्सीमेशन लेंगे वो एप्रोक्सीमेशन भी हम क्या लेते हैं, ये 1 का टर्म नहीं आएगा, ये 1 माइनस का टर्म बस नहीं आएगा, ये वैल्यू होगी e to the power -at sin bt z इनवर्स अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा 1 minus 2 e to the power -at cos bt z इनवर्स एंड प्लस e to the power -2at into z इनवर्स 2। तो ये आप इतने चार ट्रांसफॉर्म ये बस याद रखें अगर, तो आपके इनवर्स इनवेरिएंस मेथड पर ये 4-5 टर्म्स जो हमने लिखे हैं ये आपको सिंपली क्या करना है, इन वैल्यूज का रिप्लेसमेंट करना है। जब भी आपके पास कोई एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन आएगा तो उसमें आपको ऐसे ही फैक्टर्स दिखेंगे, या तो उसमें एक सिंपल पोल का फैक्टर होगा 1/s plus pk या 1/s minus pk, तो उसको आप इस फॉर्मूले से कर लेंगे। फिर आपके पास क्या हो सकता है, रिपीटेड पोल्स हो सकते हैं तो उसको इस फॉर्मूले से हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, या फिर उसमें इस टाइप के कॉम्प्लेक्स पोल्स हो सकते हैं कॉन्जुगेट पोल्स, तो उसके केस में हम इनसे रिप्लेस करेंगे। आपको t की वैल्यू डिफाइन कर दी जाएगी। जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो देखिए आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये क्योंकि आप अगर देखें इसमें तो जितने भी टर्म्स हैं आपके, ये आपसे अगर z की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पूछा जाएगा और t की वैल्यू डिफाइन कर दी गई तो उस केस में जो वैल्यू आएगी कैसी वैल्यू आएगी, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो इसलिए आपसे डायरेक्टली कोई भी एक एनालॉग सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देकर उसके करस्पॉन्डिंग आपसे डिजिटल फिल्टर के लिए ट्रांसफर फंक्शन पूछा जा सकता है। t की वैल्यू आपको नॉर्मली गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं होगी और उस केस में न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पर आपको कंसीडर करना है t = 1। तो आप ये भी चीज लिख दीजिए यहां पर कि कंसीडर t = 1 अनलेस स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाइड नहीं है और अगर आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसके केस में बाय डिफॉल्ट आपको t की वैल्यू ले लेनी है 1 ले लेनी है। ठीक है, तो ये कुछ रिप्लेसमेंट्स आप बिल्कुल याद रखेंगे, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपल्स इनवेरिएंस मेथड पर। अब हम देखेंगे ये जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं कि अभी हमने देखा कि इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम s और z के बीच में कोई रिलेशन देख सकते हैं। वो रिलेशन कैसे देखेंगे, देखिए
जो एनालॉग सिस्टम था उस एनालॉग सिस्टम के पोल्स कहां पर थे, s माइनस pk को जहां पर आप 0 पुट करते हैं, मतलब एनालॉग सिस्टम के पोल्स s इक्वल्स टू pk पर हमारे क्या थे, पोल्स थे। और यहां पर डिजिटल सिस्टम जो हमें मिल रहा है उसके पोल्स कहां पर हैं, ये अपॉन z आएगा, मतलब यहां से फैक्टर आएगा z माइनस e टू द पावर pkt। मतलब आप कह सकते हैं कि जो उसके करेस्पॉन्डिंग हमें डिजिटल जो हमें सिस्टम मिला है उसके पोल्स कहां पर हैं, e टू द पावर pkt पर उसके पोल्स हैं। पहले कहां पर पोल्स थे, सिर्फ s इक्वल्स टू pk पर पोल्स थे। तो इन दोनों वैल्यूज को अब हम रिलेट करेंगे और फिर हम s प्लेन टू z प्लेन मैपिंग लिखेंगे। तो हमने देखा कि इंपल्स इनवेरियंस मेथड में हमारे पास एक फैक्टर था 1 ck अपॉन, या फिर हमने ये देखा 1 अपॉन s माइनस pk। ये फैक्टर हमारा मैप जब हो रहा है तो इसकी वैल्यू इसके करेस्पॉन्डिंग जो हमें डिजिटल में हमें वैल्यू मिल रही है, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर pkt इनटू z इनवर्स। ठीक है, ये हमने देखा कि इसके लिए हम ये फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों केसेस में पोल्स की लोकेशन देखें तो यहां पर जो हमारा पोल है ये पोल कहां पर है, पोल एट s इक्वल्स टू pk। और अगर इसके करेस्पॉन्डिंग हम पोल देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे z अपॉन z माइनस e टू द पावर pk इनटू t। मतलब यहां पर अगर हम देखें इसके करेस्पॉन्डिंग तो जो पोल्स की लोकेशन है ये पोल कहां पर है, पोल एट z इक्वल्स टू e टू द पावर pk इनटू t। ठीक है, तो मतलब हमने देखा कि z इक्वल्स टू पोल के लिए लोकेशन जो है वो e टू द पावर pk टाइम्स t पर हमारा पोल लोकेटेड है। और इस p की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, ये जो pk हमारा वो पोल कौन सा है, जो एनालॉग फिल्टर का जो पोल था वो s इक्वल्स टू pk पर। तो यहां से हम पुट कर सकते हैं therefore z इक्वल्स टू e टू द पावर st। तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने z ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया था dtf से रिलेट करके, तो वहां भी आपने ये रिलेशन देखा था। और इसके लिए आपने s की वैल्यू लिखी थी 1/ln ऑफ z के टर्म्स में। ठीक है, तो अगर यहां से आप दोनों डोमेन के फ्रीक्वेंसीज के बीच में रिलेशन देखें, उनके मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन देखें, और अगर हम s प्लेन टू z प्लेन मैपिंग की बात करें तो आप जानते हैं z इक्वल्स टू r e टू द पावर j ओमेगा। ठीक है, और e टू द पावर s इक्वल्स टू अगेन सिग्मा प्लस j ओमेगा। तो अगर हम ये नोटेशन यूज कर लें s इक्वल्स टू सिग्मा प्लस j, हम डिफरेंस लाने के लिए दोनों ओमेगा के बीच में हम अगर एनालॉग के डोमेन की फ्रीक्वेंसी को कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट के लिए हमारा सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं e टू द पावर सिग्मा प्लस j ओमेगा इनटू t। इसको अगर हमने थोड़ा सिंपलीफाई किया तो हम लिख सकते हैं इसको r e टू द पावर j ओमेगा इज इक्वल्स टू e टू द पावर सिग्मा t इनटू e टू द पावर j ओमेगा इनटू t। ठीक है, अब आपको दिख रहा है दोनों तरफ ये हमारा जो r है ये दोनों तरफ हमारे पोलर फॉर्म की चीज है, मतलब ये हमारा मैग्नीट्यूड पार्ट है जो हमारे r के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड के इक्वल। और यहां से कंपेयर करें तो एनालॉग के केस में जो ओमेगा है वो ओमेगा इनटू t हमारा डिजिटल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर, ये रिलेशन हम फाइंड कर चुके थे। तो यहीं से ये रिलेशन आता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ बोथ साइड्स, r इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आई e टू द पावर सिग्मा t एंड ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू t। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन 1 से देखें, मान लीजिए हमने इनको इक्वेशंस नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो r इक्वल्स टू e टू द पावर सिग्मा t। अगर हम सिग्मा की वैल्यू अगर हम लेस देन 0 लेंगे, मतलब आप अगर लैप्लास प्लेन की बात कर रहे हैं, सपोज हमारे पास ये s प्लेन है जिसमें ये j ओमेगा एक्सिस है और ये सिग्मा की एक्सिस है, ये हमारा s प्लेन है। और यहां पर अगर हम z प्लेन देख रहे हैं ये हमारा इमेजिनरी ऑफ z और ये अगर हमारे लिए रियल ऑफ z की एक्सिस है। तो अगर हम देखें यहां पर अगर हम इसके फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ सिग्मा इज लेस देन 0 तो उस कंडीशन में जो r की आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कैसे मिलेगी, 0 और 1 के बीच में आपको कोई वैल्यू मिलेगी। इफ सिग्मा लेस देन 0 करेस्पॉन्ड्स टू r इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो हमारा पूरा लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन है जो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा लेस देन 0 को, वो हमारे z प्लेन में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका रेडियस क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हमारा ये यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया है तो इस यूनिट सर्कल के अंदर का जो रीजन है वो यूनिट सर्कल के अंदर का रीजन किसके थ्रू डिफाइन हो रहा है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये चीज हमारी यूनिट सर्कल के अंदर की चीज किससे रिप्रेजेंट है, जो लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन है वो पूरा हमारा यूनिट सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट है। ये जो हमने लिया है ये सर्कल इट इज यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल। ऐसे ही अगर आप यहां पर सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 1 तो उस कंडीशन में आपको r की जो वैल्यू मिलेगी वो r की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 से बड़ी मिलेगी। तो अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये हमारा सिग्मा ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी राइट हाफ ऑफ द प्लेन, तो ये आपको दिख रहा है ये कहां पर मैप हो गया है, ये जो पोर्शन है हमारा जो आउटसाइड द यूनिट सर्कल, ये जो भी पोर्शन हमें दिख रहा है ये पूरा आउटसाइड द यूनिट सर्कल किससे रिप्रेजेंट है, आउटसाइड द यूनिट सर्कल हमारा राइट हाफ ऑफ द प्लेन सिग्मा ग्रेटर देन 0 ये हमारा उससे रिलेटेड। अब अगर हम बात करें j ओमेगा एक्सिस की, तो अगर आप सिग्मा इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिलती है वैल्यू, j ओमेगा एक्सिस की वैल्यू मिलती है। तो अगर हम यहां सिग्मा इक्वल्स टू 0 पर देखें तो अगर सिग्मा 0 है तो r की क्या वैल्यू मिलेगी आपको, एक्जेक्टली 1 मिलेगी। तो मतलब इस कंडीशन में r इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब जो j ओमेगा एक्सिस है ये j ओमेगा एक्सिस ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए ये मैपिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि j ओमेगा एक्सिस हमारी यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन इनसाइड द यूनिट सर्कल, राइट हाफ ऑफ द प्लेन आउटसाइड द यूनिट सर्कल। ठीक है, ये चीज अब हम क्लियर हो गई। अब अगर हम इस रिलेशन से देखें ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू t, ये कैपिटल ओमेगा हम एनालॉग के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा है कि जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी वेरी करती है कहां से कहां तक, फ्रॉम -π टू π। ये ओमेगा हमारी वेरी करती है फ्रीक्वेंसी फ्रॉम -π टू π, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा t। तो अगर हम ये कैपिटल ओमेगा इनटू t देखें तो ये कैपिटल ओमेगा इनटू t हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम -π टू π। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू हम क्या कहेंगे, कहां से कहां तक वेरी कर रही है, फ्रॉम -π/t टू +π/t। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जैसा हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज -π टू π है वैसे ही सेम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, हम कहें 3π से 3π है या फिर कहें 3π से 5π है। तो इसका मतलब हम सेकंड भी देख सकते थे कि अगर हमारा ओमेगा देखा हमने तो ये ओमेगा ये जो रेंज है ये हमारा सिमिलर होगा किसके, फ्रॉम ओमेगा इज फ्रॉम π टू 3π, ये भी कह सकते हैं हम। तो अगर फिर से हम देखें तो ये ओमेगा हमारा कैपिटल ओमेगा इनटू t के इक्विवेलेंट है और ये चीज हमारी वेरी कर रही है फ्रॉम π टू π 3π। तो अब यहां से जो आपको इस कैपिटल ओमेगा की वैल्यू दिख रही है वो कैपिटल ओमेगा की वैल्यू क्या दिख रही है, π/t टू 3π/t। तो हम क्या देख रहे हैं, जो ओमेगा हमारा वो बार-बार यूनिट सर्कल पर हमारे इसकी मैपिंग हो रही है। तो इसलिए यहां पर जो प्रोसेस होता है आपने बात की सैंपलिंग, जब भी हम सैंपलिंग करेंगे किसी भी चीज में किसी भी सिग्नल के लिए तो वहां पर एक इफेक्ट कौन सा आएगा, एलाइजिंग इफेक्ट। हमेशा ही पॉसिबल है कि एलाइजिंग इफेक्ट आएगा कब, अगर हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करें। तो ये जो हम देख रहे हैं कि एक ही हमारी जो ओमेगा की जो वैल्यूज हैं वो बार-बार रिपीट हो रही है कहां पर, यूनिट सर्कल पर। इसलिए यहां जो मैपिंग है इस इन केस ऑफ इंपल्स इनवेरिएंस मेथड यहां पर मैपिंग 1 to 1 नहीं, आप कह सकते हैं चाहे -π/t से π/t उसके बीच में भी ओमेगा हमारा रिपीट करेगा, π/t से 3π/t भी रिपीट करेगा। इन जनरल आप कह सकते हैं कि 2k - 1 इनटू π/t से लेकर हमारे जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2k + 1 इनटू π/t के बीच में ये चीज हमारी बार-बार अपने आप को क्या करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी। तो इसलिए यहां जो मैपिंग है ये जो मैपिंग है इट इज many to 1, it is not 1 to 1 mapping, it is many to 1 mapping। और इसी की वजह से यहां पर क्या आ सकता है, therefore aliasing is possible, aliasing is possible। तो ये हमारा इंपल्स इनवेरिएंस मेथड का एक ड्रॉबैक है कि यहां पर सैंपलिंग की वजह से aliasing इफेक्ट हमेशा ही पॉसिबल है। तो अब इसी को हटाने के लिए जो हम सेकंड टेक्निक यूज करते हैं एनालॉग फिल्टर से डिजिटल फिल्टर को हम अगर रियलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट मेथड है हमारा दैट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड मेथड आप लिखेंगे एनालॉग टू डिजिटल, आपको पूरे फिल्टर में जाना है तो उसके लिए सेकंड मेथड है हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में अब यहाँ पर आप सैंपलिंग नहीं करते, तो इसके लिए डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो मेन चीज है जिसकी आपको जरूरत है हम उतनी बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ देखें तो जहाँ जैसे यहाँ पर आपने रिप्लेसमेंट देखा था कि अगर कोई सिंपल पोल है तो 1 - s - p के ये फैक्टर 1 - e to the power p के t into z इनवर्स से मैप हो जाएगा। अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो यहाँ पर साइन माइनस आएगा। अगर इसके रिपीटेड रूट्स हैं तो हमने उसके लिए देखी वैल्यू, उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा। फिर इसके बाद अगर हमारे पास हमने देखा साइन कॉस, इसके रिलेटेड जो भी हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उन सबके लिए हमने देख लिया। वो चीजें आपको याद रहनी चाहिए, आप डायरेक्टली उसको रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब। अब ऐसे ही जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको s प्लेन टू z प्लेन जाने के लिए जो आपको रिप्लेसमेंट करने हैं, दैट इज s इज इक्वल टू यहाँ आप लिखते हैं 2/t इनटू, या तो आप लिखते हैं 1 - z इनवर्स अपॉन 1 + z इनवर्स। ये अगर आप s की वैल्यू ये पुट कर दें तो आपके पास जो भी एनालॉग के फिल्टर के लिए ha of s है, तो उस ha of s में ha of s एट s इज इक्वल टू, अगर हम ये पुट कर देंगे वैल्यू, ये जो हमने वैल्यू लिखी है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से h of z मिल जाएगा। मतलब एनालॉग फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन से हमें डिजिटल फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा, s इक्वल टू 2/t इनटू 1 - z इनवर्स अपॉन 1 + z इनवर्स। इनवर्स में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज को आप सेम यही लिख सकते हैं, इसको 2/t इनटू z - 1 अपॉन z + 1। अगर आप इस इनवर्स को ओपन कर लेंगे 1/z तो ये आपको मिल जाएगा 2 इनटू z - 1 अपॉन z + 1। तो ये हमारे अब s प्लेन टू z प्लेन जाने के लिए जैसे वहां s की जगह रिप्लेसमेंट लेते थे, तो यहाँ पर s की जगह हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2/t इनटू z - 1 अपॉन z + 1। अब अगर इससे हमें फिर से कंपेयर करना है दोनों डोमेन के लिए मैपिंग अगर हमें देखी है, फिर से अगर हम देखें s प्लेन टू z प्लेन मैपिंग, तो अब यहाँ पर क्या होगी वैल्यू देखिए, s की वैल्यू फिर से हम लिख सकते हैं, जो s है हमारा, ये हमारा क्या सिग्मा प्लस j कैपिटल ओमेगा हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सिग्मा प्लस j ओमेगा s दैट इज इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा, इट इज इक्वल टू 2/t इनटू, अगर हम इसको यूज करें रिजल्ट z - 1 अपॉन z + 1, और z की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं r e to the power j ओमेगा, तो j ओमेगा - 1 अपॉन r e to the power j ओमेगा + 1 ऐसा लिख सकते हैं आप। अब अगर इसमें थोड़ा सा हमें अगर मॉडिफिकेशन करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/t इनटू e to the power j ओमेगा, तो आप ओपन करके लिख सकते हैं cos ओमेगा प्लस j sin ओमेगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r इनटू cos ओमेगा प्लस j sin ओमेगा -1 अपॉन r इनटू cos ओमेगा प्लस j sin ओमेगा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास r cos ओमेगा प्लस 1 ये हमारा रियल टर्म है और j sin ओमेगा ये रियल टर्म है। तो अगर इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, मतलब अगर हम इसको ऊपर नीचे दोनों किससे मल्टीप्लाई कर दें, r cos ओमेगा प्लस 1 माइनस j sin ओमेगा, उस टर्म से अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से आप एक एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा प्लस j ओमेगा इट विल बी इक्वल टू, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, इट इज इक्वल टू 2/t इनटू r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r cos ओमेगा एंड प्लस j टाइम्स 2r sin ओमेगा अपॉन सेम डिनोमिनेटर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r cos ओमेगा। ये आप जनरल प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इसको, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर आप सेपरेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें हमारे इस तरफ भी एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट है और इस तरफ भी हमें एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट मिला, तो अगर हम दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम इक्वेट करें तो यहां से हमें सिग्मा की वैल्यू दिख रही है, सिग्मा इज इक्वल टू 2/t, ये 2/t का फैक्टर दोनों में है, इनटू r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r cos ओमेगा, इसको आप फिर से इक्वेशन मान सकते हैं, और ओमेगा की वैल्यू आपको दिख रही है 2/t इनटू 2 इनटू r sin ओमेगा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r cos ओमेगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फिर से देखिए अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो सिग्मा और r के बीच में हमें इस इक्वेशन से वैल्यूज मिलेंगी, रिलेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन से हमें कैपिटल ओमेगा मतलब जो एनालॉग की डोमेन की फ्रीक्वेंसी है और इस ओमेगा जो हमारे डिजिटल डोमेन की फ्रीक्वेंसी है इनके बीच में रिलेशन मिलेगा। तो अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से आप तीन सब्स्टिट्यूशन करें। अगर फर्स्ट अगर हमने देखा, अगर हम r की वैल्यू लेस देन 1 लें, इफ r इज, और r हमारा रेडियस है, कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लेस देन 1 का मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड पार्ट अगर है तो वो 0 और 1 के बीच में अगर होगा, तो इफ r इज लेस देन 1, इसको आप ऐसे लिख सकते थे इन बिटवीन 0 एंड 1। तो उस केस में अगर आपका r लेस देन 1 है तो r स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा, और 1 से छोटी वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल जो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है ये टर्म तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो उस केस में जो वैल्यू आएगी आपकी सिग्मा की, उस कंडीशन में हमारी जो सिग्मा की वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, सिग्मा नेगेटिव मिलेगा, मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। फिर से वही कंडीशन, सिग्मा लेस देन 0 मतलब लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन, r लेस देन 1 मतलब इनसाइड द यूनिट सर्कल, तो फिर से लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन कहां मैप हो रहा है, इनसाइड द यूनिट सर्कल। सेकंड अगर आप केस देखें, इफ r इज ग्रेटर देन 1, अगर r 1 से बड़ा है तो r का स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, और ये ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिलेगी उस कंडीशन में, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मतलब सिग्मा पॉजिटिव, मतलब हम कहां की बात कर रहे हैं, राइट हाफ ऑफ द प्लेन, उस कंडीशन में सिग्मा ग्रेटर देन 0 मतलब अगेन हमारी वही मैपिंग आपकी डायग्राम जो आपने पीछे बनाया था पहले, वही डायग्राम आप यहां पे बना लेना, हम उसको अवॉइड करें। और थर्ड केस में आप फिर से देख सकते हैं, अगर हमने r की वैल्यू एक्जेक्टली इक्वल टू 1 रख दी, इफ r इज इक्वल टू 1 देन व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं ये जो टर्म आया हमारा सिग्मा लेस देन 0, लेफ्ट हाफ ऑफ s प्लेन ग्रेटर देन 0, राइट हाफ ऑफ s प्लेन एंड इक्वल टू 0, इट इज j ओमेगा एक्सिस। तो फिर से आपको क्या मिलेगी वैल्यू, r लेस देन 1 इनसाइड द यूनिट सर्कल, r ग्रेटर देन 1 आउटसाइड द यूनिट सर्कल, और r इज इक्वल टू 1 ऑन द यूनिट सर्कल। ठीक है, ऑन यूनिट सर्कल। तो फिर से हमारी मैपिंग वैसे ही है, लेफ्ट हाफ प्लॉट हो गया इनसाइड द यूनिट सर्कल, राइट हाफ प्लॉट हो गया आउटसाइड द यूनिट सर्कल, और j ओमेगा एक्सिस मैप हो गई कहां पर, ऑन द यूनिट सर्कल। लेकिन अब यहां पर देखें कि जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी कहां पर, जब हमने इंपल्स इनवेरिएंस मेथड देखा तो वहां पर हमारा जो मैपिंग थी हमारी वो मेनी टू वन मैपिंग हो रही थी, बार-बार हमारा उसी यूनिट सर्कल पर हमारे ओमेगा का रिपीटिशन हो रहा था, इस एनालॉग ओमेगा का बार-बार रिपीटिशन हो रहा था। अब अगर यहां पर आप देखें इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से क्या दिख रहा है आपको, ओमेगा इज इक्वल टू हमने लिखा है 2/t इनटू 2r sin ओमेगा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r cos ओमेगा। ठीक है, अब अगर हम रिलेशन देखना चाहते हैं किसके बीच में, j ओमेगा एक्सिस और यूनिट सर्कल के बीच में हम रिलेशन देखना चाहते हैं, तो इसलिए अगर हम देखें, इफ एज वी आर कंसर्न्ड विद द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन चाहिए, j ओमेगा एक्सिस एंड यूनिट सर्कल, हमें यूनिट सर्कल के साथ रिलेशन देखना है कि वहां पर कैसी मैपिंग हुई है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, अगर हेंस टेकिंग हमें यूनिट सर्कल कैसे मिलेगा, जब हम क्या पुट कर दें, अगर हम क्या पुट कर दें, r इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो अगर आपने इस इक्वेशन में r की वैल्यू 1 पुट कर दी तो आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, ओमेगा इक्वल टू 2/t इनटू 2 sin ओमेगा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1, ये r की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 ये 2 आएगा, ये भी 2r cos ओमेगा, तो 2 कॉमन करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल। देखिए और क्या लिख सकते हैं इसको हम, और ओमेगा इक्वल टू 2/t इनटू ये sin ओमेगा को हम लिख सकते हैं, ये 2 sin ओमेगा है, जैसे अगर हमारे पास ये अगर वैल्यू हमारी, इसको हमने ऐसे लिख लिया, sin ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 sin ओमेगा बाई 2 इनटू cos ओमेगा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपॉन ये जो वैल्यू हमारी, ये हमने सिर्फ sin ओमेगा को लिखा है 2 sin ओमेगा बाई 2 इनटू cos ओमेगा बाई 2, और 1 प्लस cos 2 थीटा वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू देख लें, आप देखिए यहां पर हमारे पास वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। तो अगर आपने
वैल्यू हमें क्या चाहिए 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब अगर आपने cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दिया तो मतलब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहां से आप 1 इसको लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1, ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो आप यहां से 1 माइनस cos 2 थीटा या फिर ठीक है सॉरी इसको हमने एक्चुअली मुझे चीजें याद नहीं रहती, मैं बार-बार लिखने में इसको कंफ्यूज हो जाता हूं। यहां पर ये वैल्यू हमारी sin स्क्वायर थीटा है, अगर आप sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारी cos 2 थीटा है। यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, देयरफॉर अब आप यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ cos ओमेगा है, तो 1 प्लस cos ओमेगा को हम 2 cos स्क्वायर ओमेगा बाय 2 लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए क्या होगा, ये 2 और ये 2 का फैक्टर कैंसिल, एक cos ओमेगा बाय 2 और एक cos ओमेगा बाय 2 कैंसिल, मतलब यहां से जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन t टाइम्स ऊपर हमारी वैल्यू है sin ओमेगा बाय 2 और नीचे हमारी एक वैल्यू बचेगी cos ओमेगा बाय 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन t इनटू tan ओमेगा बाय 2। ये हमारा रिलेशन आ गया कि हमारा जो कैपिटल ओमेगा मतलब जो एनालॉग डोमेन की ओमेगा फ्रीक्वेंसी है उसका अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो ये 2 अपॉन t इनटू tan ओमेगा बाय 2 के बराबर है। तो अगर हम यहां से इस डिजिटल डोमेन की फ्रीक्वेंसी के देखना चाहते हैं वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनालॉग फ्रीक्वेंसी, तो यहां से हम लिख सकते हैं tan ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी सॉरी t इनटू ओमेगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख लें ओमेगा इनटू t बाय 2, ये वैल्यू हमारी ओमेगा इनटू t बाय 2 tan ओमेगा बाय 2 की वैल्यू। देयरफॉर अगर हम यहां से ओमेगा बाय 2 देखते तो ओमेगा बाय 2 की वैल्यू क्या होती, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हमें सिर्फ ओमेगा चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम 2 tan इनवर्स ओमेगा t बाय 2। अब ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आ भी चुके हैं क्वेश्चंस, आपके इसी में भी रिपीट हो सकते हैं, इसी डबल के लिए हम कह नहीं सकते लेकिन इसी में कभी भी प्रोबेबल है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप देखें आपके डिजिटल डोमेन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अब आप यहां देखिए ओमेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में वैरी करेगा, तो अब वो यूनिट सर्कल पर ओवरऑल जो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वैल्यू है वो एक ही बार मैप होगी, क्योंकि आप इसका रिपीटेशन आपको पिछले केस की तरह दिख रहा है। आप अगर चाहे तो इसके बीच में डायग्राम भी ड्रॉ करके देख सकते हैं ग्राफ। अगर हमने ये एक्सिस जो है, अगर हमने ओमेगा t by 2 की एक्सिस ले ली और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहां पर ओमेगा का वेरिएशन देखना चाहते हैं, अगर हम ओमेगा t की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दें तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इनटू 2 ओवरऑल वैल्यू की वैल्यू क्या मिलेगी आपको पाई, मतलब जब ये वैल्यू सैचुरेट होगी ओमेगा t by 2 की वैल्यू इंफिनिटी पर तो हमारी वैल्यू कहां पर होगी प्लस पाई पर, और अगर हम माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे ओमेगा की वैल्यू तो क्या होगा, अगर आप माइनस पुट करेंगे तो आपको माइनस पाई मिलेगी वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर। तो उस केस में यहां पर हमारे पास यहां पे वैल्यू है, ये हमारा ग्राफ यहां पर सैचुरेट होगा माइनस पाई पर। तो आप अगर देखें इसके बीच का ग्राफ तो ये आपको ये ओरिजिन से क्रॉस होता हुआ कुछ इस टाइप का ये फंक्शन मिलेगा। आप अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी अगर ओमेगा वैरी कर रहा है तो आपको इस टाइप का कंटीन्यूअस ग्राफ मिलेगा। तो यहां पर जो मैपिंग है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट वो चीज है कि जो मैपिंग है ओमेगा इज मैप ओनली वंस ऑन यूनिट सर्कल। ये ओमेगा हमारा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जो ओमेगा का वेरिएशन है इस ओमेगा का वो एक ही बार मैप हो रहा है यहां पर यूनिट सर्कल पर, ठीक है। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, इसकी वैल्यू जो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी चेंज हो रही थी तो हर बार जो 2 पाई रिलेशन के बाद वो चीज यूनिट सर्कल पर बार-बार प्लॉट हो रही थी, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एलाइजिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब वो प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी, यहां पर जो मैपिंग है ये मैपिंग कैसी है, मैपिंग 1 to 1 मैपिंग है, 1 to 1 मैपिंग, या फिर आप कहें कि जो हमारा ओमेगा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेकर ओमेगा का वेरिएशन प्लस इंफिनिटी तक इज मैप ओनली वंस is mapped only once on unit circle। तो हमारा ये अब सिर्फ एक बार यूनिट सर्कल पर मैप हो रहा है, इसलिए और हमने यहाँ पर सैंपलिंग नहीं की थी तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारा इस टाइप का रिजल्ट मिला और अब यहाँ पर एलाइजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा t by 2, जहां पर ये ओमेगा क्या है एनालॉग फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ये हमारी क्या ओमेगा डिजिटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो इन सब पर हम क्वेश्चंस लेंगे जब हम वर्कबुक क्वेश्चंस करेंगे। अभी अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो शायद आपके इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, मतलब हो सकता है आपको पीडी में चले जाए तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ मेथड्स हम देख लेते हैं फिल्टर रियलाइजेशन की, कि अगर हमें रियलाइज करना है आईआईआर फिल्टर या एफआईआर फिल्टर तो उसके क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर्स फॉर एफआईआर और फिर उसके बाद हम आईआईआर फिल्टर डिजाइन टेक्निक्स देखेंगे, तो हम वो चीज करेंगे।